शुरू करते हैं भाग 8। 4 महीने बाद आशा की डिलीवरी का दिन आता है। उसकी मालकिन एक सुपर स्पेशलिस्ट की मां होकर भी क्लिनिकल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। आशा के प्रेगनेंसी मेडिकल रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड में उसने बहुत सारी परेशानियां झेली थी। ऊपर वाले की वजह से वो सही सलामत थी। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। डिलीवरी के तुरंत बाद डॉक्टर कहते हैं अभी इसकी हालत बहुत नाजुक है, हम तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अगले 6 से 8 महीने तक हमें इसे डायलिसिस पर रखना होगा ताकि इसका शरीर स्थिर हो सके और सी सेक्शन के घाव पूरी तरह भर जाए। जब इसके टाँके ठीक हो जाएंगे और शरीर में ताकत आ जाएगी तब हम नई किडनी लगाएंगे। डिलीवरी के बाद आशा की हालत बिल्कुल नाजुक होने के कारण किसी प्रकार की किसी से भी उसकी बातचीत 10 से 15 दिनों तक नहीं हो पाई थी। इसी बीच एक दिन दीपक का आशा को फ़ोन करता है। वह उससे मिलना चाहता है। आशा को ऐसी स्थिति में जरा सा भी बात करने का मन नहीं करता। वह दीपक को अपने बारे में सब कुछ अच्छा बताकर फ़ोन करने के लिए मना करती है। वो दीपक से कहती है मैं टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ तो वहाँ से वापस आने के बाद खुद मिलने आऊँगी या फ़ोन करूँगी। यह कहते हुए वो दीपक को बीच में फ़ोन करने के लिए मना कर देती है, लेकिन शायद दीपक आशा को कुछ बताना चाहता है और वो बहुत खुद भी किसी वजह से जल्दबाजी में था, इसलिए आशा की इतनी बात सुनते ही ठीक है कहते हुए फ़ोन कट कर देता है। महीनों बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। डॉक्टर गंभीर रूप से आशा के मालिक-मालकिन से कैबिन में मिलते हैं। डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए कहा, देखिए आशा की सी सेक्शन डिलीवरी को 8 महीने हो चुके हैं और उसके टाँके अब पूरी तरह ठीक हैं। आज हम उसका किडनी ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी और कड़ा फैसला आपको अभी लेना है। तभी मालकिन घबराकर डॉक्टर से कहती हैं, क्यों कोई खतरा है क्या? डॉक्टर मालिक की आंखों की ओर देखने लगते हैं। दरअसल मालिक प्रोफेशनल होने के बावजूद भी अपने घर की स्थिति यानी आशा की गंभीर स्थिति को पूरी तरह जानकर समझकर आशा के जान जाने के डर से उनका डॉक्टरी ज्ञान भी उन सब के आगे बेअसर हो गया था। फिर डॉक्टर मालकिन को बताते हैं कि खतरा ट्रांसप्लांट से ज़्यादा उसके भविष्य को लेकर है। डॉक्टर ने समझाया, किडनी बदलने के बाद आशा को जो दवाइयाँ दी जाएंगी उनके रहते वह भविष्य में कभी माँ नहीं बन सकती। अगर वो दोबारा कभी प्रेग्नेंट हुई तो नई किडनी तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी और उसकी जान चली जाएगी। हम चाहते हैं कि आज इस बड़े ऑपरेशन के साथ ही हम उसकी नसबंदी भी कर दें ताकि आगे चलकर उसकी जान को कोई खतरा ना हो। आशा अभी इस हालत में नहीं है कि वह इस भयानक सच और फैसले का बोझ संभाल सके। उसके परिवार के जैसे आपको उसकी भलाई के लिए बिना उससे पूछे यह फैसला लेना होगा। मालिक और मालकिन ने भारी मन से एक दूसरे को देखा। आशा की जिंदगी बचाने के लिए उनके पास मालिक और मालकिन ने भारी मन से एक दूसरे को देखा। आशा की ज़िंदगी बचाने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कांपते हाथों से सहमति पत्र पर दस्तखत कर दिए। ऑपरेशन सफल रहा। इन सब के बाद फिर आशा को जल्दी रिकवर करने के लिए उसके मालिक और मालकिन उसके लिए बहुत कुछ सोचने लगे। उन लोगों ने आशा का बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया, उसके लिए हर चीज़ों का व्यवस्था किया, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया। वे चाहते तो उसे कई नौकरानियों के भरोसे रख सकते थे, लेकिन उसकी स्थिति को जानने के बाद उन्हें आशा से बहुत लगाव हो गया। वो उनकी पराई थी, लेकिन कब अपनी बन गई उन्हें खुद पता नहीं चला। वो दोनों माँ बेटे उसकी बहुत परवाह करने लगे। दिन भर माँ आकर आशा के पास उसका ख्याल रखती तो रात भर बेटा उसकी देखभाल करता। उन्होंने उसको दवाइयाँ समय समय पर देने के लिए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए नर्सों को रखा था, लेकिन आशा और अपने बच्चों का ध्यान और देखरेख वे खुद पर्सनली कर रहे थे। इसी तरह कई महीने बीत गए। सब ठीक ठाक चल रहा था।
अब आशा सोचने लगी, इन सब वजहों से कितने वक्त हो गए मुझे मेरे माँ बाबूजी और भाई से बात किए हुए, उनसे मिले हुए। मेरे भाई ने मेरे पास फ़ोन किया था मुझसे बात करने के लिए जब मैं डिलीवरी के बाद एडमिट थी। शायद वह मुझसे मिलना भी चाहता था। मैंने ही उसे मना किया था दोबारा फ़ोन करने के लिए। मैं खुद ही फ़ोन करूँगी कहकर। यह सोचते हुए वह अपने भाई के पास फ़ोन करती है। उस वक्त दीपक का फ़ोन नहीं लगता है। आशा को लगता है कि सुबह का समय है तो दीपक अपने काम में व्यस्त होगा। फिर भी वह उसे 4-5 बार फ़ोन करने के बाद एक मैसेज उसके फ़ोन में भेजती है। वह मैसेज में उससे पूछती है, तुम कैसे हो दीपक, और माँ बाबूजी कैसे हैं? तुम्हें समय मिले तो बैक कॉल करना, मैं शहर में बाहर कुछ काम से आई हूँ। इतना लिखकर और अपने बारे में सब कुछ ठीक ठाक बता के मैसेज करने के बाद वह अपना फ़ोन तकिए के नीचे रख देती है। थोड़ी देर के बाद वो नर्स को बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहकर नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। आशा के जाते ही उसके मालिक बच्चों से मिलने के लिए वहां आ जाते हैं। उसी वक्त आशा का फ़ोन बजता है। 2 बार फुल रिंग होने के बाद तीसरी बार में उसके मालिक उसका फ़ोन रिसीव करते हैं। फ़ोन अपने कानों के पास रखते ही बिना कुछ कहे दीपक फ़ोन में बोलता है, दीदी तुम किस शहर में ट्रेनिंग के लिए गई हो और कितने महीने लगेंगे? तुम टीचर ट्रेनिंग के लिए गई हो, इसका मतलब तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ट्रेनिंग अच्छे से करना दीदी। उस दिन मैं तुमसे मिलकर कुछ बताना चाहता था लेकिन तुमने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया और दोबारा फ़ोन करने के लिए भी मना कर दिया। उस दिन तुम जहाँ काम करती हो ना, वहीं बगल वाले बस स्टैंड में मैं बस बैठकर नए काम के लिए जाने वाला था। सोचा था तुम वहीं हो तो तुमसे मिलता जाऊंगा और तुम्हें देख भी लूँगा, लेकिन तुमने तो मुझे सीधा मना ही कर दिया। कब जा रही हो, कहाँ जा रही हो, नौकरी मिली ये भी पूछने नहीं दिया और ना ही कुछ बताया। पर वह सब छोड़ो, तुम सुनो, मुझे इस शहर में बहुत ही अच्छा काम मिला है। मैं 1 महीने में 40,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। जब मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ मिलेंगी तो मैं आकर तुम्हें सारी बातें और आगे की प्लानिंग्स बताता हूँ। ऐसे ही एक एक करते हुए बहुत हड़बड़ी में अपनी सारी बातें कहने के बाद कहता है, अभी मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, समय मिलने पर फ़ोन करूँगा। मुझे अभी बहुत काम है, बस तुम ठीक हो ना वो बताओ, बाकी बातें मैसेज कर देना। दीपक की बातें करने तक में आशा नहाकर वहाँ आ जाती है। फ़ोन में आशा ही है समझकर दीपक दोहराते हुए पूछता है, दीदी तुम इतना बताओ कैसी हो? इसी बीच आशा फ़ोन उनके हाथों से लेकर हेलो कहती है। दीपक फिर से एक बार पूछता है, दीदी कैसी हो बोलो ना। आशा उससे मैं ठीक हूँ कहती है। इतना सुनते ही दीपक बाय दीदी कहकर फ़ोन रख देता है। दीपक के फ़ोन रखते ही आशा के मालिक नर्स के सामने ही आशा को टीचर की नौकरी के लिए बधाई देते हैं। आशा उनकी बात सुनते ही डरते हुए उनसे पूछती है, मेरा भाई आपसे क्या कह रहा था? वे कहते हैं तुम्हारे भाई को किसी शहर में बहुत अच्छा कोई काम मिला है जिसमें उसकी सैलरी 40,000 है। वह खुश है और आगे की बातें वो तुमसे करने वाला है। इतना बताने के बाद वे आशा को बहुत गहरी नज़रों से देखते हुए रूम से बाहर निकलकर मेडिकल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आशा बहुत घबराहट महसूस करती है क्योंकि उनकी बधाई वाली बात को लेकर उसे लगता है पता नहीं मालिक मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर उस वक्त मेरे भाई के पास कोई बहाना बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहता था। ऐसे में मैं क्या करती? यह सोचते हुए वो अपने नाखूनों को दांत से काटते हुए अपने भाई को याद करती है। अपने भाई की 40,000 रुपये की सैलरी वाले काम को जानने के बाद वह बहुत खुश रहती है और नर्स के सामने ही झूमने लगती है। आशा को खुश देखकर नर्स भी मुस्कुराती है। आशा खुश तो थी ही, लेकिन उसे दीपक के लिए फिक्र होता है कि आखिर उसे किस काम में इतने पैसे मिल रहे हैं, वो क्या काम करता है। जब तक उससे उसकी बात न हो जाए तब तक दिल में बेचैनी बनी रहेगी। यह सोचते हुए वह घबराती है, लेकिन उसे अपने भाई पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा था
कि अब वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। फिर वह अपने बच्चों में व्यस्त हो जाती है। उसी समय इधर मेडिकल में मालिक आशा के बारे में सोचते हैं, आशा कितनी भोली है, इतना परेशानी वो झेल रही है सिर्फ मेरे वजह से, और अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया, उनसे बहाना बनाया, उन्हें कुछ और ही बता दिया। काश उस दिन मैं उसे अपने घर ही ले जाकर छोड़ देता तो कुछ भी नहीं होता, ना ही उसे ये दिन देखना पड़ता। लेकिन उसी वजह से तो हमें उसके बारे में अंदर की बात पता चली और हमने उसका इलाज भी करा दिया। अब वो पूरे तरह से ठीक हो रही है और हमेशा अच्छे से रहेगी। इन सब के बाद वे यह सोचते हैं कि अब उससे सब कुछ बता देना चाहिए। अपने बारे में इतनी बड़ी बात उसे जान लेनी चाहिए। उन मामलों से उसे दूर रखा गया। वो सभी चीज़ों से बिल्कुल अनजान थी। डिलीवरी के बाद और ट्रांसप्लांट के बाद उसकी हालत बिल्कुल असहाय और नाजुक थी, जिसके कारण हमें चुप रहना पड़ा। अब वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है और वो पहले से काफ़ी तरह से ठीक हो गई है। उसे तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगी। उसे सच्चाई तो हमें बताना ही होगा। आखिर इतनी बड़ी बात हम उससे कब तक छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो पता चलना ही है, तो देरी क्यों करे? अपने मन ही मन वो ये बातें सोचते हुए अपनी माँ के पास जाकर इन बातों का फैसला करते हैं। साथ ही फ़ोन में दीपक ने जो बातें किए थे उसका जिक्र करते हुए अपनी माँ से कहते हैं, माँ आशा के साथ क्या हुआ है, वो कहाँ से आई है, ये तो हमें नहीं पता। बस हम इतना ही जानते हैं कि वो किसी गांव से है और उसकी किडनी बेची गई थी। शायद वो बहुत गरीब घर से हो सकती है, उसके साथ कुछ तो बड़ा हुआ होगा, इसलिए ही तो वो बहुत शांति से और समझदारी से हर काम करती है। इन्हीं सब बातों को करने के बाद वे माँ बेटे मन बनाते हैं कि आशा के बारे में सब कुछ सही से पता लगाने के बाद उसके ठीक होते ही वे उसे एक बच्चा दे देंगे, ताकि वो अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी भर तरसती ना रहे। अगर अभी वे उसे उसके बारे में सारी बात बताते हैं और एक बच्चा दे रहे हैं तो शायद वो अपने आप को संभाल लेगी, क्योंकि वो बहुत साहसी है और उसे अपने बच्चे से बहुत प्यार है और उसे ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। यही सोच विचार करते हुए दोनों माँ बेटे फैसला लेते हैं और उसी रात को आशा के पास जाकर उसे सारी बातें शुरू से समझाते हुए बता देते हैं। थोड़ी देर आशा अपनी मालकिन को चुपचाप शांत होकर देखती है, फिर उनसे कहती है, ठीक है मालकिन, कोई बात नहीं, आपने तो मेरे भलाई के लिए ही करवाया है। कहते हुए वो अपने बच्चों के कपड़े मोड़ कर रखने लगती है और मन ही मन सोचती है, शुरू से ही तो मेरा तमाशा बना है और हर वक्त नए नए तूफान तो आते रहते हैं। ऊपर वाले मेरे किस्मत में खुशी लिखना ही भूल गए, अब आदत हो गई है। इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई भी बर्ताव नहीं देखकर दोनों माँ बेटे आश्चर्य करते हैं। उसे अपने बच्चों के कपड़े और सामानों को संभाल कर रखते देखकर और अपने दोनों बच्चों के प्रति ममता और लगाव देखकर उसके मालिक को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए वे अचानक अपने दिल से उसके लिए सोचते हुए अपनी माँ के सामने ही उससे कहते हैं, तुम चाहो तो हमेशा यहाँ रह सकती हो और मेडिकल काम छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दो, ताकि तुम अपने एक बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। तुम्हारे आगे का पूरा खर्च मैं तुम्हें दूंगा। पहले अपना करियर बनाओ, उसके बाद तुम्हें अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी हंसी खुशी से जीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। करियर ठीक होगा तभी पूरी ज़िंदगी आराम से रह सकोगे। इतनी बातें कहने और समझाने के बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आशा आश्चर्य से सोचती है, यूँ अचानक मालिक को क्या हो गया? उन्होंने मुझे हमेशा यहीं रहने के लिए कह दिया। उन्होंने तो मेरी सारी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर दिया। मैं यहाँ रहूँगी तो अपने दोनों बच्चों को हमेशा अपनी आँखों के सामने देखूँगी, उनके साथ रह पाऊँगी। ऐसा कुछ हकीकत में हो रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। यह मन ही मन सोचते हुए वो खुश होकर भगवान से कहती है, पहले तो मेरी किडनी की टेंशन मुझे खाए जा रही थी। मैं बहुत थक जाती थी, शरीर में भारीपन लगता था, हमेशा बीपी हाई रहता था।
वो भी ठीक हो गई। फिर बच्चों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी, कैसे हर पल रह सकूंगी, यह चीज़ जान ले रही थी, वो भी दूर हो गई। फिर नौकरी नहीं मिल पाएगी तो अपने माँ बाबूजी और भाई को सहारा कैसे दूंगी और अपने घर वालों के साथ कैसे रहूंगी। यही बहुत बड़ी फ़िक्र मुझे हर वक्त तोड़ती थी। वो फ़िक्र और परेशानी भी अब मुझे लगता है कि ख़त्म हो सकती है। मैं अब अपनी नौकरी के लिए पूरी कोशिश करूँगी, पूरी मेहनत करूँगी। इतना कहने के बाद वो दिल से खुशी महसूस करते हुए भगवान से माफ़ी मांगती है। अब उसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है। उसके बाद वो आगे का सोचती है। हर समय उसके दिल दिमाग में यही ध्यान रहता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं हर महीने अपने माँ बाबूजी को पैसे भेजूंगी। उन्हें गांव से निकालकर जहां दीपक ने ज़मीन खरीदी है वहीं घर बनाकर रखूंगी, क्योंकि उस सेठ का थोबड़ा देखना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर दीपक की शादी होगी और उसकी बीवी आएगी तो उनकी क्या प्लानिंग्स होंगे ये पता नहीं, पर दीपक तो माँ बाबूजी को कभी नहीं अकेले छोड़ सकता है। इस बारे में हम मिलकर बात करेंगे। यह सोचते हुए वो भगवान से हर दिन पूजा पाठ करते हुए आशीर्वाद मांगती है। फिर आगे की चिंता छोड़कर अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करती है। उसे अपने आप में पहले से बेहतर महसूस होता है, इसलिए वह नर्स को भी आने से मना कर देती है। अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरानी भी रखना पसंद नहीं करती है। वो खुद उन्हें संभालती है। वह हर वक्त उनके साथ रहती है, उनसे खुश रहती है, उनका ख्याल रखती है। उसे अपने बच्चों के साथ खुश देखते हुए उसके मालिक और मालकिन भी बहुत खुश थे। उसे किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कुछ नहीं कहते। इतने दिन उसे अपने घर में साथ रखने के बाद उन्हें उससे बहुत लगाव हो गया था। उन्हें भी उसके साथ रहने में अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। चलते हैं भाग 9 पर।